नमस्कार, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आने वाला साल हम सब लोगों के लिए, इस राष्ट्र के लिए एक ऐसा साल बने जिसमें हम लोगों का देश और समृद्ध और मजबूत हो। आज चूंकि दिवाली है, रुपए पैसे की बात होती है, तो हिंदुस्तान के दो बड़े रुपए पैसे वालों की बात की जाए। सबसे पहले आपको मैं एक पेमेंट बैंक नाम की चीज हिंदुस्तान में शुरू हुई, मैं इसको जरा डिटेल बता लूं, फिर दूसरे पक्ष पे आऊंगा। हिंदुस्तान में 27 नवंबर 2014 में एक गाइडलाइन इशू हुई कि पेमेंट बैंक के लिए जिसको इसको अप्लाई करना है वो अप्लाई करे, और ये पेमेंट बैंक का उन्होंने जिसने इसने अप्लाई किया उसकी काफी क्वालिफिकेशंस थी, उसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ी कमेटी ने उसको एग्जामिन किया और 19 अगस्त 2015 में 11 लोगों को पेमेंट बैंक के लाइसेंस मिल गए। उसमें आदित्य बिरला, एयरटेल, चोलामंडलम, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, फिनोपेटेक लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शिव दिलीप, श्री विजय शेखर, टेक महिंद्रा और वोडाफोन थे। पहले तो ये बता दो कि व्हाई दिस पेमेंट बैंक। ऐसा कहा गया कि ये जितने फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ स्मॉल सेविंग अकाउंट्स हैं उनको उनके साथ वित्तीय उसमें भी उनको ले आने के लिए मुख्य काम ये था कि वित्तीय लेन देन में उन लोग भी आ जाएं, जिससे बैंक के जो ट्रांजैक्शन हो उसमें ये जो छोटे वर्ग हैं, जो उस समय माना जा रहा था कि हिंदुस्तान की करीब 40% पॉपुलेशन बैंकिंग में नहीं आई थी, उनको भी इसमें ले आए। दूसरा ये था कि जो बहुत से पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज होती हैं, जैसे माइग्रेंट लेबर की हुई, लो इनकम ग्रुप, स्मॉल बिजनेस, और खास करके सरकार की नजर ये थी कि सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं चलती हैं, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस तरह की जो भी पेंशन या है या सरकार की तरफ की जो स्कीम है, उनका एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिससे वो वहां से चले जाएं। अच्छा, वो चूंकि बहुत छोटे छोटे पेमेंट होंगे तो हो सकता है जो बड़े बैंकर हैं, इस तरह की बात थी, जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो इतनी छोटी ब्रांच करने से उनकी ब्रांच अनवायबल हो जाए। तो एक नया फॉर्मेट बनाया गया जिसका नाम ही रख दिया गया पेमेंट बैंक्स। बेसिकली ये नंबर गेम था। नंबर गेम इसलिए कि जैसे अगर आप किसी ने, दिल्ली में एक भागीरथ प्लेस है, भागीरथ प्लेस में बहुत से इस बिजली के सामान मिलते हैं, तो मेरी जानकारी में एक आध लोग ऐसे हैं जो उस समय बताते थे कि उन लोग जो सामान जिस कॉस्ट पे आता है उसी कॉस्ट पे बेच देते हैं। तो हमने कहा फिर कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा जो पैकिंग मटेरियल उसका है हम लोग उसको अपना प्रॉफिट मानते हैं। तो बेसिकली टर्नओवर का बिजनेस है, मतलब बहुत ज्यादा लोग वहां से ले जा रहे हैं, और अगर आपका दिन भर में 10,000 रुपए का आप केवल पैकिंग मटेरियल बेच दे रहे हैं तो वो 3 लाख रुपए की आपकी इनकम हो जा रही है, और जबकि आपसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कोई हो ही नहीं पा रहा है। खैर, वो एक बिजनेस मॉडल था। उसी तरह की कोई बात पेमेंट बैंक्स में भी आई कि ये एक छोटे, उसका हाई नंबर्स जहां हो उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्लेयर आया वो फाइनोपेटेक लिमिटेड आया, जिसने सरकार की बीपीसीएल कंपनी जो है तेल वाली, उसके साथ जॉइंट वेंचर करके इन्होंने उसको रोल आउट किया। फिर इसमें एयरटेल आ गए, आदित्य बिरला ऑलरेडी काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने तो बहुत बड़े स्केल पे किया, एनएसडीएल जो नेशनल सिक्योरिटी वो भी कर रहे हैं इसमें। और जो इसके छठे खिलाड़ी आए वो अभी 2018 में, वो थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिन्होंने जियो पेमेंट बैंक के नाम से इसको शुरू किया। जियो ने पूरे देश में 4G और 5G नेटवर्क या बहुत एडवांस नेटवर्क का लाइन बिछा दी है, ऑप्टिक फाइबर की केबल। तो एक तो पैसा वो वहां से लाएंगे जो उनका फोन यूज करेगा, दूसरा उनको लगा कि ये जो फाइनेंशियल वो है उससे पेनिट्रेशन बहुत हो रहा है। पेनिट्रेशन ये हो रहा है कि अगर आप के पास कोई एक बड़ा डेटाबेस है जहां पे लोगों का लेन देन हो रहा है, भले ही 2 रुपए का प्रीपेड 4 रुपए, तो आपके पास वो बेस है जहां पे आपके पास आधार नंबर भी है, तो आप ये ज्यादा आसान उसके लिए होगा कि अगर उसकी कोई भी सरकारी सब्सिडी आ रही है या कोई भी लेन देन है तो उसको करने की आसानी होगी। अब यहां से जो हम लोग जिस चीज को लेके आगे चल रहे हैं, यहां से मामला थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। समझ में मतलब ये मैं इस पे कमेंट इस बार नहीं दूंगा। आज दिवाली का दिन है,
किसी के लिए बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन ये आप निर्णय करें कि इसमें क्या है। अब जियो पेमेंट बैंक बन गया, उसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का जो सबसे बड़ा बैंक है, उसके साथ जॉइंट वेंचर हुआ। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरे हिंदुस्तान में जियो, जो अभी ठीक से जिसके ग्राहक भी नहीं बने हैं, उनके साथ उन्होंने एक जॉइंट वेंचर कर लिया। अब तो ग्राहक बहुत हो गए हैं, लेकिन पुराने प्लेयर नहीं है। खैर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जब उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, जिसमें स्टेट बैंक के 30%, 70% जियो के, तो एक तरह से स्टेट बैंक के जो सारी ब्रांचेस हैं, जिसको कहते हैं सारे प्लेटफॉर्म, जियो के लिए भी खुल गए। दूसरा पक्ष जियो ये तो एक हो गया, जिसमें फॉर्मल जियो पेमेंट बैंक में 30% स्टेक के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ जॉइंट वेंचर पार्टनर। अब एक दूसरा चल रहा, अब इसमें आप सोचिए कि क्या है क्या नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। दूसरा चल रहा है, अब एक रिलायंस जियो जो अलग कंपनी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलके एक और वो शुरू किया, योनो, यू ओनली नीड वन करके एक नया प्रोडक्ट शुरू किया है, योनो। अब योनो में फॉर्मल एक कंपनी नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना है, जियो अपना है। अब योनो भी यही काम कर रहे हैं। तो ये अब आप निर्णय लें, जब मतलब आप राम और श्याम ने एक ज्वाइंट कंपनी बनाई जिसका नाम श्याम राम रखा, फिर एक राम अलग बनाते हैं, श्याम अलग बनाते हैं, फिर वो अलग, मतलब ये इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत है, और इसको कौन करता है और इससे क्या फायदे और नुकसान होते हैं, इसका निर्णय आप ही करिएगा। अब इसकी तीसरा पेज जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, ये सब जब हुआ था और जब ये सब चीजें कागज पे चल रही थी, तो उस समय एक अच्छी महिला अरुंधति भट्टाचार्य जी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2013 अक्टूबर में चेयरमैन बनी थी, 2016 तक चेयरमैन थी, फिर उनको 1 साल का एक्सटेंशन देके 2017 अक्टूबर तक उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद से वो पे काम किया था। अब अरुंधति भट्टाचार्य जी ने के समय ही ये सब हुआ था, मतलब नेगोशिएशंस, काम करना बाद में शुरू किया, लेकिन ये नेगोशिएशंस ये सब उस समय हुए थे। अब जो उसके बाद की बात आती है और जो कई पेपर में भी लिखा गया, अरुंधति, अच्छा 1 साल तक ये सारे जो चेयरमैन होते हैं ये सब लोग, ये 1 साल अपने रिटायरमेंट के बाद कहीं काम नहीं कर सकते, उसको कूलिंग ऑफ पीरियड बोला जाता है। अरुंधति भट्टाचार्य जी ने 1 साल वेट किया, और 1 साल वेट करने के बाद 17 अक्टूबर 2018 में, ठीक 1 साल बाद अपने रिटायरमेंट के, जैसे ही वो उस समय सीमा समाप्त हुई, वो रिलायंस इंडस्ट्री की डायरेक्टर बन के 5 साल के लिए नियुक्त हो गई। अब इसमें फिर मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, एक कंपनी की चेयरमैन जिनके रहते कंपनी ने कुछ इस तरह के नेगोशिएशन किए, और उसके बाद जब वो चेयरमैन पद से रिटायर हुई 1 साल बाद फिर उस कंपनी की डायरेक्टर बनती है। इस पर निर्णय आप लोग लीजिए। आज मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज मैं इस तरह की कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहूंगा। अब अरुंधति भट्टाचार्य जी का एक कारनामा और करके इसको खत्म करेंगे। अरुंधति भट्टाचार्य जी ने कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में आनी आवश्यक थी। मतलब जो इनका 3 वर्ष का कार्यकाल रहा था, उसमें एसबीआई ने जो एनपीए अकाउंट्स थे जिनको राइट ऑफ किया था, वो 41,640 करोड़ थे। 41,640 करोड़ केवल एसबीआई ने अरुंधति भट्टाचार्य जी के रिजीम के दौरान अपने बैड डेट्स को राइट ऑफ किया था। हालांकि उसमें यह कहा गया था कि नहीं, राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, ये एक हम लोग इसको कहीं और अपनी बैलेंस शीट से हटा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग एफर्ट करते रहेंगे कि इसमें से पैसा वापस आ जाए। ये एक इंटरेस्टिंग फिगर होगी, हालांकि अभी तो मुझे नहीं पता है कि इसमें से क्या कोई पैसा आया या नहीं आया। आपको एक और, मतलब हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको एक और चीज सुन के ताज्जुब होगा कि 2011-12 में इनके आने से पहले एसबीआई ने जो पूरे साल में जो राइट ऑफ किए थे बैड डेट्स, वो 982 करोड़ थे, 982 करोड़। 2014-15
क्योंकि 2013 अक्टूबर में तो आई थी, तो 2013 अक्टूबर से मार्च 2014 को नहीं लिया गया। 2014-15 उस एक साल में केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अरुंधति भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में 15,509 करोड़ रुपए के बैड डेट्स को राइट ऑफ किया था। और यहीं पे बात नहीं रुकती है, बात यहां पे भी रुकती है कि उसी दरमियान 2014-15 के बीच 14 पब्लिक सेक्टर बैंक ने मिलके 8,883 करोड़ का लोन, मतलब इन 14 बैंक ने मिलकर 8,883 करोड़ लोन राइट ऑफ किया था। केवल एसबीआई ने करीब उससे दुगना 15,509 करोड़ का लोन अरुंधति भट्टाचार्य जी के उसमें किया था। मैं और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इनका जो एनपीए था वो इनके समय में बढ़ा था, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। उस समय भी कोर्ट ने भी कहा था, पार्लियामेंट्री कमेटीज ने भी कहा था कि ये जो डिफॉल्टर लोग थे, जो 40,000 करोड़ का या 15,000 करोड़ का आपने लोन कोई किया था, उनके नाम आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं। और आज भी ऐसा लगता है कि इनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए, क्योंकि अगर इनके नाम सार्वजनिक हो जाएंगे तो बहुत सी चीजें ऐसी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उस दौरान अगर मैं चेयरमैन हूं और मैंने राइट ऑफ करके किसी का फायदा पहुंचाया है और कुछ दिनों बाद अगर मैं कहीं ना कहीं कैसे भी घूम फिर के उस कंपनी में आता हूं, तो वो कहीं ना कहीं तो चीजें ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी। तो ये आवश्यक है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी इस तरह का विधेयक या इस तरह का कानून हो कि जिसमें जो भी बैड डेट्स का वो राइट ऑफ है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।